हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो सर फाइनली एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी सीएस एग्जीक्यूटिव की फैमिली के सामने एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ सर। और मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी ये फील करता हूँ कि आज मेरा थोड़ा गला खराब है। इवन मेरा 2-3 दिन से ही गला खराब चल रहा है और मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि मैं डेली शाम को यहाँ पे आऊंगा। कल मैं प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए भी आया था, उन्हें भी मैंने कहा था कि प्लीज मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन है तो आप मुझे पार्टिसिपेट करना। सेम लाइन में अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव की फैमिली को बोलता हूं, तो प्लीज आज आपने मुझे पार्टिसिपेट करना है सर, ठीक है नहीं। क्योंकि अगर आप मुझे पार्टिसिपेट करोगे ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मुझे बहुत सारा ये लगेगा कि नहीं यार मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, मुझे यहाँ पे और अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो अगर मेरी आवाज अगर थोड़ी डाउन भी लगती है ना तो गुस्सा मत होना। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी एनर्जी लगाने की ट्राई करूंगा कि भैया आपको सारी बातें समझ में आएंगी, समझ में तो आएंगी, बट अगर आवाज मेरी थोड़ी कम होगी तो उसके लिए मतलब आवाज भी कम नहीं होगी बट मैं उस एनर्जी से नहीं बोल पाऊंगा, इस एनर्जी से मैं नॉर्मली बोलता हूं, ठीक है। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 16 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। आज यहाँ पे आईसीएसए के जो एमसीयूज लास्ट 5 ईयर के थे उसका पार्ट नंबर 2 आज हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में टोटल हमने 35 क्वेश्चन किए थे और आज हमें बैलेंस आपके 35 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपके 70 क्वेश्चन इनकम टैक्स के हैं जो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यहाँ पे डाउट्स पूछे थे पार्ट नंबर 1 के अंदर, तो वो सारे डाउट्स मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। पहले आज हम 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके डाउट्स आएंगे आज के सेशन के भी, फिर दोनों सेशंस के जो भी आपके डाउट्स होंगे ना वो मैं कंबाइन डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके बाद हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बच्चा कहता है सर पेपर में क्वेश्चन तो हमारे 100 आते हैं ना, आते नालायक 100 ही हैं, बट जो हम पेपर कर रहे हैं वो जून 15 का कर रहे हैं, उसमें सर्विस टैक्स वैट था वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। तो भैया पहले हमें करना भी इनकम टैक्स है, तो आपके एग्जाम में उस टाइम 70 क्वेश्चन इनकम टैक्स के थे, तो आज हम 70 पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिन जिन बच्चों को नहीं पता, आपके दोस्तों को नहीं पता, उन्हें बता देना यार कि भैया डेली हम शाम को डेली आधा घंटा लगा रहे हैं और ये मैं आपके लिए लगा रहा हूं, आप भी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपका सिंगल मिनट वेस्ट ना करूं। देखो मैं डेली शाम को आधा घंटा यहाँ पे आता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को लगता है नहीं यार मैंने अपनी पूरी फैमिली से कमिटमेंट की है तो कमिटमेंट पूरी करना मेरा फर्ज बनता है, चाहे उसके बाद मैं अपना आधा घंटा गरारे करूं कुछ भी करूं, बट मेरा फर्ज ये बनता है कि मेरी फैमिली को एक बार मैं दिख जाऊं, कि मेरी फैमिली को लगे नहीं यार हमारे विवेक सर हमारे सामने आ गए, ठीक है जी। तो सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पक्का पक्का फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जी। और बहुत सारा प्यार किया करो नालायको, वीडियो को लाइक किया करो। पहले एक तो बच्चे आने अब कम हो गए हैं, उनको लगता है कि हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे और बाद में कंप्लीट करते हैं फिर वो लाइक भी नहीं करते और डिसलाइक पता नहीं कौन से बच्चे करके भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो जो बच्चे प्यार करते हैं कम से कम वो तो प्यार करें अच्छे से, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि नहीं अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। तो फाइनली आज हम यहाँ पे बैलेंस 35 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने 35 क्वेश्चन एक बार पहले घर से देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो जल्दी समझ में आएंगे, नहीं देखे होंगे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद कराऊंगा कि याद करो आपने क्लास में ये पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर ये है। क्योंकि आईसीएसआई ने जो एमसीक्यूज डाले हैं उसके काफी सारे आंसर गलत हैं, उन्होंने आंसर अपडेट नहीं किए। हम जो सेशन यहाँ पे डेली आधा घंटा करते हैं उसमें अपडेटेड आंसर करते हैं कि जिनके एग्जाम अगर जून 20 में भी हैं या दिसंबर 20 में हैं तो अमेंडेड आंसर क्या होंगे उसके बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है जी। चल सकते हैं आगे। पक्का पक्का दोबारा बोल रहा हूं, अब जो ये वाले डाउट्स होंगे और वो वाले डाउट्स होंगे दोनों को मिलाकर मैं एक साथ डाउट्स लूंगा। आप डाउट्स की टेंशन मत लेना सर, मैं सारे डाउट्स लेके चलूंगा, चाहे वो मुझे 20 क्वेश्चन दोबारा करवाने पड़ जाएं कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। चलो जी इधर देखना ध्यान से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 मैंने निकाला हुआ है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर पढ़ो, और मैंने पहले भी कहा था कि ये डाउनलोड कर लेना। आई होप आपने डाउनलोड किए होंगे। आपके हाथ में अगर प्रिंट आउट है तो अच्छी है, प्रिंट आउट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लैपटॉप मोबाइल में अगर ये क्वेश्चन खुले हैं तो यहां से देख लो, नहीं तो मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, एक बार आप यहाँ पे देख लेना।
एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 36 ये बात कहना चाह रहा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, under the income tax act 1961, dividend derived from the shares held as stock in trade are taxable under the head। अब सोच के बोला, यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने डिविडेंड की इनकम कमाई है और आपने शेयर होल्ड किए हैं एज स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो इनकम टैक्सेबल कहां होगी। अब आप में से 90% बच्चा इसका आंसर पता क्या बोल के था, पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। और याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा भी था जिन बच्चों का इनकम टैक्स हो चुका है कि भैया डिविडेंड की इनकम हमेशा अदर सोर्स में टैक्सेबल करनी है, चाहे वो आपके हाथ में स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना हो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर मेरे हाथ में शेयर स्टॉक इन ट्रेड भी क्यों ना हो, अगर मुझे डिविडेंड की इनकम आएगी ना, तो डिविडेंड की इनकम हमेशा टैक्सेबल कहां पर होगी, अदर सोर्स। अगर मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हैं तब भी डिविडेंड अदर सोर्स की इनकम में आएगा, अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड किए हैं तो भी डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स में आएगी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो जिन बच्चों के दिमाग में पीजीपी चल रहा था ना, पीजीपी बाहर निकाल दो। हाँ, अगर शेयर सेल कर रहे हो, शेयर सेल परचेस करना बिजनेस है, फिर वो इनकम पीजीपी की है। तो यहां पर इनकम उसने शेयर की बात नहीं की, वो ये बात कहना चाह रहा है डिविडेंड की इनकम जो है उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे ये बता दो बस। तो इसका आंसर नंबर ए जो है, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैंने टिक मार्क लगाया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बाकी जो आंसर है वो हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बाद देखो जी, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नोशनल प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीपी, अदर सोर्स टैक्सेबल आइदर एज अदर सोर्स और पीजीपी नॉन टैक्सेबल। तो आंसर क्या बनेगा, नॉन टैक्सेबल। बच्चा कह रहा है सर ये नोशनल प्रॉफिट क्या होते हैं। नोशनल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट आपके एक्चुअल नहीं है, नोशनल बेस पे निकाले गए हैं, एस्टिमेशन बेस पे निकाले गए हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस के आपने नोशनल प्रॉफिट निकाले हैं ना, तो कभी नोशनल प्रॉफिट यहां पे टैक्सेबल नहीं होंगे। जो आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएंगे ना, वो प्रॉफिट हमें टैक्सेबल करने हैं। तो अगर यहाँ पे नोशनल की जगह एक्चुअल प्रॉफिट होता, फिर इसका आंसर क्या बनता, पीजीपी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर नोशनल की जगह एक्चुअल प्रॉफिट होता फिर इसका आंसर बनता पीजीपी। बट यहां पे नोशनल प्रॉफिट है तो आंसर क्या बन जाएगा, नॉन टैक्सेबल। ये टैक्सेबल नहीं होंगे, बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, ए पर्सन कैरिंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब बाय रूल नंबर 6F ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 इफ ग्रोस रिसिप्ट आर मोर देन 1,50,004। याद करो एक सेक्शन आपने किया होगा पीजीपी के अंदर, सेक्शन 44AA। उस सेक्शन 44AA में क्या लिखा था कि अगर पिछले 3 साल के, पिछले तीनों सालों की ग्रोस रिसिप्ट अगर आपकी 1.5 लाख से ऊपर होगी प्रोफेशनल वाले केस में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। तो पिछले 3 में से मैंने किसी भी एक साल कहा था या तीनों सालों में कहा था, तीनों सालों में कहा था ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी, दैट इज ऑल प्रीसीडिंग 3 ईयर। अब आप में से बच्चा गलती पता क्या करके आएगा, बच्चा गलती ये करके आएगा, उसको ना ये ध्यान होगा 3 साल है, बट ये 3 साल सारे 3 साल हैं या 3 में से कोई भी एक साल है, वो ध्यान नहीं होगा। तो प्लीज ध्यान सुना कि अगर मैं 44AA की बात करूंगा जो चैप्टर पीजीपी के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर सेक्शन है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो आपकी अगर ग्रोस रिसिप्ट 1.5 लाख की पिछले तीनों सालों में, पिछले तीनों सालों में अगर ज्यादा होगी तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, इफ ए ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिट। अब सीज टू एग्जिट का मतलब क्या है, याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि ये क्वेश्चन पता किसका है, सेक्शन 50 का है। याद करो सेक्शन 50 जो हमने किया था पीजीपी के अंदर, वैसे ही सेक्शन कैपिटल गेन का है, सेक्शन वैसे ही कैपिटल गेन का है, बट हमने कहां पर किया था, पीजीपी के अंदर किया था। और पीजीपी की जिन बच्चों ने रिवीजन क्लास अटेंड की होगी, याद करो सेक्शन 50 के अंदर मैंने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है। इट मींस इनकम टैक्स में जब भी आप निकालते हो डेप्रिसिएशन, वो किस बेस पे निकालते हो, ब्लॉक ऑफ एसेट के बेस पे निकालते हो। और ब्लॉक ऑफ एसेट में 2 केस होते हैं, या तो मेरा ब्लॉक बचा है या मेरा ब्लॉक खत्म हो चुका है। अब अगर मेरा ब्लॉक बचा है फिर तो भैया मेरी डब्ल्यूडीवी होगी, फिर निकलेगा डेप्रिसिएशन। बट अगर मेरा ब्लॉक ही खत्म हो चुका है, पिक्चर ही खत्म हो चुकी है, तो मैंने पहले भी कहा था अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है मेरे दोस्त, तो उस केस में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं आएगा क्योंकि डब्ल्यूडीवी नहीं होगी। तो देखो उसने कमाल की बात क्या बोल दी, वो कह रहा है ब्लॉक खत्म हो गया, अगर ब्लॉक ही खत्म हो गया तो भैया डेप्रिसिएशन कैसे मिल जाएगा, आंसर बनेगा नील। अब देखो जिन जिन बच्चों को यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन सेक्शन 50 के उसका है कि पिक्चर खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मुश्किल, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बच्चा ये बात कहता है सर सच्ची बताएं, ये ना सारी बातें हमें पता होती हैं, जब आप हमें ऐसे बोलते हो ना तो हमें सारी बातें याद आती है, बट एग्जाम में याद क्यों नहीं आती। एग्जाम में याद ना आने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन, 3 घंटे आपका माइंड बहुत प्रेशर में होता है, और अगर प्रेशर में नहीं होता, आपके दोस्त प्रेशर में ले आते हैं, अगर वो दोस्त नहीं लाते पिछले अगले वाले ले आते हैं, और दूसरों को देख के आप टेंस हो जाते हो। और दूसरी बात पता है क्या होती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते। इट मींस आपको प्रोविजन सारे आते हैं, प्रोविजन सारे आते हैं, जितनी कम प्रैक्टिस होगी उतने क्वेश्चन आपसे सोल्व भी होंगे।
तभी मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि मेरे एग्जीक्यूटिव का सिंगल सिंगल बच्चा जो शाम को मुझे आधा घंटा दे देगा ना, ये सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। क्या पता कम से कम 30 या 20 क्वेश्चन में अगर इसमें से बन गए, आपको नहीं लगता कि हम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उस 1000 में से 20 भी नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? और अगर 1000 में से 20-30 क्वेश्चन ही बन गए तो भैया 30 नंबर तो हमारे वैसे पक्के हो जाएंगे। और जीएसटी हमारे एग्जाम में 40-45 नंबर का है, वहां से तो पूरे के पूरे आने ही आने हैं, मैं दिलवाऊंगा आपको उसके अंदर। भैया सिंपल से पता है, 60-70 लाना इनकम टैक्स में और जीएसटी में आसान है, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ यहां पर डेली आपको मतलब डेली शाम को आधा घंटा बैठते हो। अब अगर डेली शाम को आधा घंटा आप अपने मस्तियां करते हो तो भैया ठीक है, मुझे तो अपना कर्म करना है, मैं तो अपना कर्म करने के लिए डेली आता हूं। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे आके बैठते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन ये है कि पिक्चर अगर खत्म हो चुकी है, तो अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है उस केस में भैया ब्लॉक ही खत्म हो चुका है, और अगर ब्लॉक ही खत्म हो चुका है तो डब्ल्यूडीवी नहीं है, और अगर डब्ल्यूडीवी नहीं है तो उस केस में डेप्रीसिएशन आएगा ही नहीं, आंसर बनेगा नील। उसके बाद देखो जी, अंडर सेक्शन 40A3, अंडर सेक्शन 40A3 which of the following payment for an expenditure incurred would not be admissible as deduction for the business income। अब ये सेक्शन 40A3 जो है ना, ये पीजीपी का है। ये सेक्शन 40A3 जो है ये पीजीपी का है। और इस सेक्शन में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक जमाने में आज से 2 साल पहले 20,000 रुपए की लिमिट होती थी, अब यहां पे लिमिट 10,000 रुपए की है। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अगर आपको पेमेंट करनी है 10,000 से ऊपर तो आपको पेमेंट कैसे करनी है? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और वो 10,000 रुपए की लिमिट ट्रांसपोर्टर वाले केस में 35,000 की हो जाती है। और याद करो मैंने कहा था कि अगर आपने 10,000 से ऊपर पेमेंट की है कैश में तो वो सारा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? जून 15 का है, जून 15 का है। उस टाइम लिमिट 20,000 थी, तो उसके बेस पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। अब ये ऑप्शन गलत है, देखो मैंने यहां पे लिखा भी है कि अब जो लिमिट यहां पे है, लिमिट 10,000 रुपए की है। तो अब चेंज पता क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में क्या चेंज करना पड़ेगा वो चेंज कर लेना। यहां पे जो बियरियर चेक लिखा है ना, यहां पे जो बियरियर चेक लिखा है उसको अकाउंट पे ही चेक कर लेना। अब अगर ये अकाउंट पे ही चेक बन जाता है तो ये अकाउंट पे ही चेक में ये क्या होगा? डिसअलाउड नहीं होगा। ये 40,000 रुपए एनईएफटी है, ये भी डिसअलाउड नहीं होगा। 15,000 रुपए कैश है ट्रांसपोर्टर, इसमें लिमिट ही 35,000 रुपए होती है, ये भी डिसअलाउड नहीं होगा। ये वाला डिसअलाउड हो जाएगा तो फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बन जाएगा। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सही नहीं करते, पुराने लॉ के अकॉर्डिंग करते हो, तो भैया फिर आज के लॉ में आंसर गलत है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको सही कर लेना। ऑप्शन नंबर डी में जहां पर बीरियर चेक है वहां पे अकाउंट पे ही चेक कर लेना। और अगर अकाउंट पे ही चेक कर लोगे ना तो सेम क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बट बी करेक्ट आंसर तब बनेगा अगर आप ऑप्शन नंबर डी में चेंज कर लोगे, क्योंकि पहले 20,000 रुपए की लिमिट थी, अब 10,000 रुपए की लिमिट है। और 10,000 रुपए की हर केस में है। ट्रांसपोर्टर वाले केस में अब लिमिट कितनी है? 35,000 रुपए की। जाके देख लेना 48(3) में आपने किया होगा जिन बच्चों ने पीजीपी की है। और जिन्होंने पीजीपी किया ही नहीं है तो भैया 19 घंटे की रिवीजन क्लास के अंदर रिवीजन कर लो, कम से कम वहां जाके रिवीजन कर लो। बच्चा कह रहा है आप दोबारा से रिवीजन डाल दो ना। यार आप मानोगे नहीं, मैं इतना आप मैंने पूरी जिंदगी लगा रखी है आपके लिए। शाम को 7:30 बजे तो मैं बाहर निकलता हूं कमरे से। मैंने आपको पहले भी बोला है, जब मुझे टाइम मिलेगा, एक बार मेरे बैचेस खत्म हो जाए फेस टू फेस ऑनलाइन वाले, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा। बट कम से कम 19 घंटे की रिवीजन क्लास में तो कम से कम रिवाइज कर लो, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। नहीं तो फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट हो जाओगे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद जी, इफ एन इंडिविजुअल हैविंग ए सेल टर्नओवर, अगर एक इंडिविजुअल की सेल टर्नओवर 60 लाख रुपए है, फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। 15-16 लिखा हुआ है वो गलत है, अब 2021 कर लेना क्योंकि लेटेस्ट लो का क्वेश्चन करना है। आफ्टर ड्यू डेट, लो जी रिटर्न फाइल की है ड्यू डेट के बाद। शोइंग अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस 23,000, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 45,000 रुपए, ही कैन कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। अपने आप बोल देना। याद करो एक सेक्शन आपने किया होगा रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर, सेक्शन नंबर 139(3), उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करता जी, अगर कोई पर्सन सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करता, अपने बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं की। तो भैया अगर रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं की तो बिजनेस के लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होंगे नहीं। तो अगर बिजनेस के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे तो फिर कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? ओनली अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हाय सर, अब ना हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी। यस करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। तो आप दिन में रिवीजन क्या करो, दिन में रिवीजन क्या करो, शाम को मेरे साथ प्रैक्टिस क्या करो। ये मंजूर है? दिन में 2-3 घंटे रिवीजन किया करो, शाम को मेरे साथ प्रैक्टिस किया करो, देखो हम कितना आगे निकल जाएंगे।
और जो मेरे टारगेट है ना 90 95 5 वाले, ये आप में से कोई बच्चा पूरा करेगा और उस दिन मेरी आंखों के अंदर भी आंसू होंगे खुशी के। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चाहता हूं कि मैं भी वो फीलिंग लेके आऊं कि मेरा एक बच्चा 95 प्लस या 90 प्लस हो, मुझे बहुत प्राउड फील हो उस बच्चे के ऊपर। अब देखते हैं वो कौन सा बच्चा होगा, बट आप दिन में पढ़ोगे और शाम को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। याद करो ये सेक्शन 139(3) है, ये मैंने क्लास में कहा भी था कि अगर रिटर्न लेट फाइल करते हो, बिजनेस के और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, तो भैया बिजनेस वाले होंगे नहीं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये हो जाते हैं, तो ओनली 45,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद देखो जी समीर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीजीपी का है। समीर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 एट क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 16। यहां पे डेट चेंज कर लेना, 1 अप्रैल 16। हाउ एवर ही हैज रिटर्न ऑफ 10,000, उसने राइट ऑफ कर दिया 10,000, मतलब 50,000 रुपए की सेल की, 10,000 रुपए उसने बोल दिए बेड डेट्स हैं, तो भैया 10,000 रुपए अगर बेड डेट्स बोल दिए तो ये 10,000 रुपए पीएनएल में डेबिट कर लिए होंगे, और 40,000 रुपए ये उसने डेबिट नहीं किए होंगे क्योंकि उसको उसने बेड डेट्स डिक्लेयर नहीं किया था। अब वो कहना चाह रहा है, देखो उसने क्या बोला, 10,000 ऑफ इट बेड डेट्स एंड क्लेम डिडक्शन, डिडक्शन क्लेम कर चुका है फॉर द सेम ड्यूरिंग द ईयर 18-19 ऑन 4 अप्रैल 19 द डिफॉल्टिंग डेटर मेड पेमेंट ऑफ 45,000, द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ बेड डेट्स रिकवर फॉर द ईयर 19-20 वुड बी। क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि 50,000 रुपए की उधार सेल की थी, जिसमें 10,000 तो बेड डेट्स डिक्लेयर कर दिए थे, तो अगर 10,000 बेड डेट्स डिक्लेयर कर दिए थे, ये पीएनएल में डेबिट कर लिए थे। अब 40,000 पे ऐसा था जो मैंने पीएनएल में डेबिट नहीं किया था, और बेड डेट्स की रिकवरी मुझे हो रही है 45,000 पे, बेड डेट्स की रिकवरी हो रही है 45,000 पे। अब मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के कितने बच्चों को ध्यान होगा, याद करो पीजीपी के चैप्टर में एक सेक्शन हमने 41(4) किया था बेड डेट्स की रिकवरी वाला, और एक मैंने जजमेंट भी कराई थी सुप्रीम कोर्ट की, पी के कमाल, जिसके अंदर मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने पीने के बाद कमाल किया था। तो एक जजमेंट थी पीके कमाल, जिन बच्चों ने पीजीपी कर लिया क्लास में, आईकोस पटेल नगर में कर लिया, लक्ष्मी नगर वालों का भी चल रहा है। और फिर मैंने कहा था एक 41(4) था जिसमें बेड डेट्स की रिकवरी थी, और मैंने उस टाइम कहा था कि बेड डेट्स की रिकवरी आपको टैक्सेबल करनी होगी, बट बेड डेट्स की रिकवरी तब टैक्सेबल करना जो खर्चा पहले अलाउड नहीं हुआ था उसके बाद। अब सोच के बोलना, अगर 45,000 मुझे बेड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, तो साहब ये 45,000 टैक्सेबल नहीं होंगे। पहले 40,000 पे जो डिडक्शन मैंने नहीं ली थी, क्योंकि 50 में से 10 मैंने ले ली थी, अब अगर 50 में से 10,000 मुझे अलाउड हो चुके थे, 40,000 मुझे अलाउड नहीं हुए थे, तो पहले 45 में से वो 40 माइनस करो, फिर जो 5,000 पे एडिशनल रिकवरी होगी ना, वो टैक्सेबल होगी, तो आंसर बनेगा 5,000, ऑप्शन नंबर ए। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों पे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आज बन जाए ना, आप इसका आंसर 45,000 करके आते। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो बच्चे लॉजिकली पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, वो आंसर 5-4 दे के आते। जो बच्चा क्रैमिंग करके जाता है कि हाँ भाई बेड डेट्स की रिकवरी टैक्सेबल होती है, तो आंसर 45,000 करके आता। तो भैया मेरी प्लीज बात ध्यान सुन लेना, बेड डेट्स की रिकवरी नो डाउट टैक्सेबल होती है, बेड डेट्स की रिकवरी नो डाउट टैक्सेबल होती है, बट टैक्सेबल तब करना पहले अगर पूरी डिडक्शन नहीं मिली है, डिडक्शन दे देना, उसके बाद टैक्सेबल करना, ठीक है ना। अब ये प्रोविजन आपने क्लास के अंदर पढ़े होंगे, अब मैं प्रोविजन नहीं करा रहा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, प्रोविजन आप रिवाइज कर चुके हो, ठीक है ना। ये उम्मीद रखना, ये उम्मीद मत रखना कि मैं प्रोविजन सारी रिवाइज कराऊंगा सर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन किस सेक्शन का है ये बता दूंगा, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये बता दूंगा, रिवीजन क्लास देख लेना, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। आओ जी आगे चलते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलेट incurred by the Sun Limited during the previous year ended 31st March 20 will not be admissible as deduction while computing business income। वो कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि भैया इनकम टैक्स एक्ट में इनमें से कौन सा खर्चा अलाउड नहीं होता पीजीपी के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी इन कैश, ये अलाउड नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सारे खर्चे डिसअलाउड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ये भी अलाउड नहीं होता। तो ये तीनों खर्चे अलाउड ही नहीं होते। तो अगर ये तीनों खर्चे अलाउड ही नहीं होते तो आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कर लेना जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस कमेंस ड्यूरिंग अगस्त 19 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। मतलब इसमें से कौन सा बिजनेस है जो 35 एडी के अंदर एलिजिबल नहीं है। अब 35 एडी में टोटल कितने बिजनेस आते हैं, याद करो 14 बिजनेस आते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कौन कौन सा बिजनेस कहना चाह रहे हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये तो आता है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, ये भी आता है। ऑपरेटिंग ऑफ ए 1 स्टार होटल, ये नहीं आता जी, ये नहीं आता। 2 स्टार,
टू स्टार आना चाहिए ना, मैंने कहा था 2 स्टार और मोर, तो भैया ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, कौन सा बिजनेस नहीं आता, तो ये जो है ये वाला बिजनेस नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेसी आर नॉट एप्लीकेबल। अच्छा ये 115 जेसी किसका याद आ रहा है, 115 जेबी याद करो, अभी हमने आधे घंटे के सेशन में रिवाइज भी किया था नारायण को। हाँ ये 115 जेबी मैंने कहा था हमारा मैट का है। क्या हो गया आपको, सुबह उठ के 7 बादाम खाने भिगो के, और हो सके तो अखरोट भी खा लेना। बच्चों को याद ही नहीं 115 जेसी, अभी हमने आधे घंटे के सेशन में रिवाइज किया, फिर आप क्या करते हो सेशन में, व्हाट्सएप चलाते हो क्या यार, ये तो बहुत गलत बात हो। ये 115 जेबी हमारा मैट का था, 115 जेसी हमारा एएमटी का था, ऐसे काम नहीं चलेगा। रिवीजन डेली बेस पे अच्छे से किया करो, घर जाके भी रिवाइज किया करो। ये यहाँ पे जगराता सुनने नहीं आते, आज हम यहाँ का जगराता दर्शन पाएंगे, काल आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, ये कोई छोले पूरी का प्रसाद नहीं बट रहा नालायक, ये डेली आपने रिवीजन भी करनी है, नहीं तो फिर सारे एफर्ट्स मेरे तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज यार घर जाके रिवाइज करो। 115 जेसी किसका, एएमटी का। एएमटी कह रहे हैं किस पर नहीं लगता, एएमटी किस पर नहीं लगता, कंपनी पर। तो बताओ गिरा हुआ क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, एएमटी किस पर नहीं लगता। उसने कमाल की बात देखो, उसने ये नहीं बोला एएमटी किस पर लगता, वो कह रहा है 115 जेसी किस पर नहीं लगता। अब जिसको यही नहीं पता 115 जेसी मैट का है या एएमटी का है, तो आंसर क्या देके आएगा। तो भैया मैंने पहले भी कहा था जेबी मैट जेसी एएमटी, और एएमटी जो है वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी प्रेश ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एबीसी लिमिटेड लेफ्ट इंडिया 10 अगस्त 2019 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ। एक प्रेश है, ठीक है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, सोच के बोलना, अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहा है, तो क्या ओनली बेसिक कंडीशन 1 चेक करेंगे या दोनों चेक करेंगे, सर दोनों चेक करेंगे। याद करो मैंने पहले भी कहा था 3 एक्सेप्शन होती हैं, इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए बाहर जाएगा, उस केस में ओनली 1 चेक करते हैं। फिर एज ए क्रू मेंबर बाहर जाएगा, उस केस में 1 चेक करते हैं। बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन, उस केस में 1 चेक करते हैं, बाकी सब केस में दोनों चेक करते हैं। तो सर यहां पे अगर वो 10 अगस्त को जा रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई और ये 10 अगस्त, इतने दिन वो इंडिया में तो था, तो सेकंड बेसिक कंडीशन आराम सेटिस्फाइड होगी, और अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। और यहां पे बनेगा आरओआर। आरओआर क्यों बनेगा, क्योंकि भैया पहली बार ही जा रहा होगा, उसने कुछ कहा ही नहीं है भैया इंडिया का रहने वाला है, तो अगर पहली बार जाएगा दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगा तो आरओआर बन जाएगा। उसने आरओआर दिया नहीं है तो आंसर हम क्या लिख के आएंगे, रेजिडेंट लिख के आएंगे। उसके बाद देखो जी अगला यहां पर फिर क्वेश्चन कौन सा है, ए नॉन प्रोफेशनल फर्म ब्राइट हैज बुक प्रॉफिट 9,36,000, द एडमिसिबल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर फॉर इनकम टैक्स पर्पस शैल बी। अब सोच के बोला ये क्वेश्चन किसका है, सेक्शन 40B पीजीपी के अंदर। याद करो 40B आपने पीजीपी का क्या होगा, बच्चा कह रहा है यार पीजीपी के अंदर से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यस पीजीपी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सैलरी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और कैपिटल गेन के अंदर से बनते हैं। 2-3 चैप्टर तो ऐसे ना खतरनाक है, ये आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे सर, ये रटके काम नहीं चलेगा, समझ के चलेगा, नहीं तो फिर एग्जाम में इनकम टैक्स में दिक्कत आएगी आपको, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आपने रिवीजन अच्छे से करनी है। जो बच्चे ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं उनको क्लास में डिटेल में आ रहे होंगे, जो बच्चे क्लास नहीं ले पाते या सेल्फ स्टडी वाले होते हैं तो प्लीज रिवीजन क्लास अच्छे से देख लेना जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बुक प्रॉफिट 936 के हैं, याद करो 40 भी आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। बुक प्रॉफिट वाले केस में हम क्या करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट अलग करते हैं और बैलेंस बुक प्रॉफिट आपके अलग करते हैं। पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट तो हम क्या करते हैं, उसका 90%, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होते हैं उसका 60%। अब इतना बोल देना, अगर मेरे बुक प्रॉफिट 936 के हैं, 9,36,000 के हैं, तो पहले 3 लाख तो मैंने अलग कर दिए, और 936 में अगर मैं 3 लाख हटा दूंगा तो कितना रह गया, 6,36,000 पे, ये अलग हो गए। तो पहले 3 लाख का 90% 2,70,000 पे आ गए, ठीक है जी, और 6,36,000 का 60%, ये कितने आ गए, 3,81,600। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इतनी रेम्युनरेशन मुझे अलाउड हो जाएगी। याद करो सर, आपने सेक्शन 40B किया होगा, उस सेक्शन 40B में आपने पढ़ा होगा, उस सेक्शन 40B के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा। सेक्शन 40B ये कहता है कि पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट तक 90%, बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%, इन दोनों को जोड़ के जो भी सम आएगा उतनी रेम्युनरेशन हम अलाउड कर देंगे अगर वो वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है। अगर वो नॉन वर्किंग को दोगे फिर तो सारी डिसअलाउड है। तो इसने दी किसको है, वर्किंग पार्टनर को दी है ना, तो भैया यहां पे
इसका 90 निकाल दिया, बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60% निकाल दिया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आंसर आएगा 2,70,000 प्लस में 381,600, तो आएगा 6,51,600 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आंसर निकलेगा, ये साइड के अंदर मैंने आंसर दिया हुआ जी। अगला देखो जी, मैट क्रेडिट कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं सर? ये अभी सेशन के अंदर हमने किया था, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। तो ये आंसर गलत है, इसमें 15 साल नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है। अब 15 साल आएगा तो आंसर बनेगा 15 असेसमेंट ईयर। ये आपका रिवाइज आंसर है जून 20 और दिसंबर 20 के लिए, ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडी, 44 एडी किसके हैं? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। वो कह रहे हैं ये प्रोविजन जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे? पहला आंसर बिल्कुल आसान है जी, एलएलपी। याद करो मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हर पर्सन पे नॉर्मली लगता है, जो एलएलपी होते हैं उस पे नहीं लगते। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 44 एडी की स्कीम नहीं ले सकती। तो उन्होंने हमसे पूछा ही क्या है कि इनमें से कौन है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ले सकती? तो आंसर क्या बनेगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये नहीं ले सकते। उसके बाद एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी टर्नओवर है 90 लाख रुपए, हैज डिराइव इनकम फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंटाइटल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 बिल बी। अब यहां पे ना बच्चा पता गलती क्या करेगा? बच्चा ये बात बोलेगा सर इसकी टर्नओवर 90 लाख रुपए है, इसकी टर्नओवर 90 लाख रुपए है, 1 करोड़ से कम है, तो ऑडिट तो कंपलसरी नहीं होगा, ऑडिट तो कंपलसरी नहीं होगा। अब अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं होगा तो रिटर्न फाइल करने की डेट बनेगी 31 जुलाई। सर आपने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी, वो कह रहे हैं ये जो फर्म इनकम कमा रही है ना, वो इनकम कमा रही है 80IB से, और 80IA आपको पता हो कुछ सेक्शन है 80IA, 80IB, 80IC जो नॉर्मली हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉर्मली हमारे सिलेबस में नहीं है। बट रिटर्न के चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया अगर इनकम यहां से आएगी ना तो इन लोगों में ऑडिट कंपलसरी होता है, चाहे टर्नओवर कितनी भी हो, इन लोगों में ऑडिट कंपलसरी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, याद कर लो, रटने वाला बच्चा ध्यान दे। 80IA IB IC, 80IA IB IC कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रोफेशनल के अंदर हमारे सामने आएंगे। बट इतना ध्यान रखना कि अगर ये वाले सेक्शंस हैं, इन केस में ऑडिट कंपलसरी है, तो भैया अगर ऑडिट कंपलसरी है तो ये टर्नओवर मेरे किसी काम की नहीं है। और अगर ऑडिट कंपलसरी है तो रिटर्न फाइल करने की डेट क्या बनेगी? 30 सितंबर। तो आंसर बन जाएगा 30 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर ये तो अगर हम करते ना तो हमें दिक्कत आ जाती है, तो आप हमें करा रहे हो तो हम साथ साथ कर रहे हैं, बट सर हमें ना समझ में नहीं आ रहे, ये हमें क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, ये मुश्किल लगेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? कम से कम भी मेरे से आज सुन लो मेरे से, आज चाहे थोड़ी बात बुरी लग जाएगी अब, और ये बुरी लगेगी, ये बच्चा देखो डिसलाइक की तरफ बटन दबाएगा, मुझे पक्का पता है। ये अगर आपने कम से कम भी 3 बार, कम से कम भी 3 बार रिवाइज नहीं किए ना, पेपर देने मत जाना। कम से कम भी 3 बार, 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा डेली आके, बट आपने कम से कम भी, मैं कह रहा हूं चलो 3 बार नहीं 2 बार रिवाइज, एक बार तो मेरे साथ, एक बार बाद में, कमिटमेंट करो। बिलीव मी, अगर आपने एक बार बाद में दोबारा रिवाइज नहीं किए ना यार, मुझसे लिखवा लो, फायदा कुछ भी नहीं है एग्जाम देने का, नंबर उतने नहीं आएंगे, नंबर फिर वो 40-50 पे अटक जाएंगे। 40-50 नंबर मुझे नहीं चाहिए। और जो बच्चे इतने मोटे मोटे स्कैनर के पोथे लेके बैठे हैं ना, इतने सारे ऑथर्स के, इतने सारे टीचर्स के, इतने सारे पता नहीं किस किस के लेके बैठे हैं, वो सब बेकार हैं भैया। ICSI के क्वेश्चन कर लो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा, और ये मैं आपको अपडेटेड करा रहा हूं, फुली अपडेटेड करा रहा हूं, सारे आंसर बीच में करा रहा हूं। इससे ट्रस्टफुल सोर्स कुछ भी नहीं है। जो इंस्टीट्यूट ने खुद हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, हम उसको छोड़ के बाकी ऑथर्स की तरफ भाग रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता सर। और या तो होना कि कोई करा ना रहा हो, या तो होना कि आंसर पुराने करने पड़ रहे हो, आंसर भी नहीं करा रहा हूं, डेली बेस पे करा रहा हूं। अगर फिर भी नहीं आप करोगे तो सर फिर इसमें गलती मुझे लगता है मेरी तो नहीं है, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। तो प्लीज मेरे बाद आपने एक बार दोबारा रिवीजन करनी है, जब ये सेशन खत्म होता है फिर दोबारा से क्वेश्चन दोबारा देखा करो, ताकि कोई भी दिक्कत आ रही हो ना मुझसे पूछा करो, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, an individual having the income from proprietary business is required to file the return of income। बिजनेस की रिटर्न जाती है ITR 4, ये ITR 4 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इनकम विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, इसमें से कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है? ये वाली इनकम ऑप्शन नंबर ए है जी, एग्रीकल्चर इनकम। अब ये जो CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ओल्ड सिलेबस के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर है, तो आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर इनकम। देखो जी, एडिशनल इनकम फ्रॉम सेलिंग गिंड कॉटन। गिंड कॉटन मतलब क्या होती है? जो व्हाइट व्हाइट कलर की रुई होती है, जो व्हाइट व्हाइट कलर की रुई होती है। अब सोच के बोला व्हाइट व्हाइट कलर की रुई, क्या व्हाइट व्हाइट कलर की रुई उगती है या रो कॉटन उगती है? रो कॉटन, जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, ग्रीन ग्रीन पौधे होते हैं ना, उसमें से कॉटन उगती है।
तो क्या गिंड कॉटन मतलब जो व्हाइट कॉटन है उसको सेल करके जो इनकम आती है, क्या वो इनकम एग्रीकल्चर है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाकी मैं पढ़ूंगा ही नहीं। उसके बाद देखो जी, लिस्टेड सिक्योरिटी है। लिस्टेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म कब बनती है? अपने आप बोल देना कैपिटल गेन के अंदर लिस्टेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म कब बनती है? 12 महीने के बाद। तो आंसर 12 महीने है। बताओ इसके अंदर है क्या? सर कई क्वेश्चन आसान आते हैं, बाकी मुश्किल आते हैं। आप ये मत देखो, आप बार बार कह रहे हो क्या गिरे वो क्वेश्चन है, आप ऊपर वाले भी तो देखो कितने मुश्किल मुश्किल आ रहे हैं। भैया मेरे 60 क्वेश्चन फिर भी आसान आते हैं। तो अपना ध्यान ना 60 पे लगाने की कोशिश करो, 40 अपने आप हो जाएंगे। आप ध्यान 40 पे लगाते हो, आप ध्यान 60 पे लगाते ही नहीं हो। तो जिस दिन आपने 60 पे ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया उस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैंने काट दिया जी, ये क्वेश्चन वेल्थ टैक्स का है, वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखना जी। अब वैभव है, वो कह रहे हैं वैभव डिराइव बिजनेस इनकम ओन्स ए कार हुज डब्ल्यूडीवी ऑन 1 अप्रैल 18, 3 लाख। This is the only asset in the block of asset with rate of 15%. It is estimated 1/3 of the total usage of car is for personal use in both year. The WDV of the block of asset as on 31st March 20 आएगा यहाँ पे 31st March 20 would be। इसने क्या कहा है? इसने कहा है जी एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, इस गाड़ी को वो 2/3 यूज करता है बिजनेस में और 1/3 यूज करता है पर्सनल पर्पस में। और इस गाड़ी की वैल्यू डब्ल्यूडीबी जो दी हुई है वो 3 लाख रुपए की दी हुई है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% है। वो कह रहा है हमें डब्ल्यूडीबी बता दो। ओ डब्ल्यूडीबी कब की बतानी है? 31 मार्च 20 की। अच्छा, अब ये गाड़ी की डब्ल्यूडीबी कब की दी हुई है? 3 लाख रुपए, ये दी है 1/4/18 की। अब सोच के बोलना 1/4/18 से लेके 1/4/19 पूरा साल चला गया। पूरे साल में इसका 15% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 45,000 पे आएगा। अब यहां पे चेक करना, इसका आंसर मैंने यहां पे लिखा हुआ है सर, 45,000 पे डेप्रिसिएशन आएगा। इस 45,000 का 1/3 कितना आएगा? 15,000। ये तो मेरा पर्सनल यूज है। और अगर ये 45,000 रुपए का 1/3 पर्सनल यूज है तो क्या ये 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद करो मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था कि डेप्रिसिएशन तब मिलता है अगर एसेट बिजनेस में यूज करो। अगर पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल तो पर्सनल वाले का नहीं मिलेगा, बिजनेस वाले का मिलेगा। तो भैया अगर 45,000 रुपए डेप्रिसिएशन है, उसका 1/3 अगर पर्सनल में यूज किया तो भैया 15,000 रुपए पर्सनल, उसका मुझे मिलेगा नहीं। तो 45 में से अगर 15 हटाऊंगा 30,000 बचेगा, उसका मुझे मिल जाएगा। तो भैया 3 लाख वैल्यू है। उस साल पहले साल में 30,000 मिलेगा डेप्रिसिएशन, तो अगले साल वैल्यू आ गई 270। ये वैल्यू मेरी पता कब की है? ये वैल्यू है मेरी 1/4/19 की। उसने मुझसे मांगी 19 की नहीं है, उसने मुझसे मांगी है 31 मार्च 20 की। तो ये 1/4/19 क्या गई? अब ये 1/4/19 की, इसका 15% निकाल दो। इसका 15% 40,500, ये कितना आ गया? टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। ये टोटल आ गया जी। इसका 1/3, इसका 1/3 ये 13,500, ये पर्सनल यूज है। बच्चा अगर हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, नालायको एक बात मुझे सोच के बताओ, आपने जब चैप्टर किया होगा तो डेप्रिसिएशन मास्टर जी ने क्लास के अंदर बताया होगा ना कि तब मिलता है जब एसेट बिजनेस में यूज करो। अब वो कह रहे हैं 1/3 पर्सनल बाकी बिजनेस, तो जितना डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है ना उसका 1/3 बाहर निकाल दो, वो तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो पर्सनल है। बिजनेस वाले का तो मिलेगा। तो मैं वही तो कर रहा हूं। 3 लाख का 15 45, उसका 1/3 15 मुझे नहीं मिलेगा, 30,000 मिलेगा, तो मैंने 30,000 माइनस कर दिया। बैलेंस बचा 270, उसका 15 40,500। इस 40,500 का 1/3 मुझे मिलेगा नहीं, तो 13,500 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? ओनली 27,000। तो भैया 27,000 माइनस करूंगा 243, ये मेरी डब्ल्यूडीबी निकल के आएगी। ये आंसर ये आपका दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। तो आंसर मैंने साथ में दिया है, आंसर मैंने साथ में दिया हुआ है, इसको देख लेना एक बार। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो सेशन के एंड में पूछ लेना, सेशन के एंड के अंदर पूछ लेना जी, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे फॉर द क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54G एन असेसी हैज इन्वेस्ट टू द resultant capital gain with a specified period which of the following is not eligible such investment। 54G हमारा कैपिटल गेन के अंदर है एग्जाम्पशन का, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं किस एसेट में इन्वेस्टमेंट करूं कि 54G मुझे नहीं मिलेगा। तो भैया लैंड पर मिलता है, बिल्डिंग पर है, प्लांट एंड मशीनरी पर है, फर्नीचर पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ए जीरो कूपन बॉन्ड आर चार्जेबल टू टैक्स। अब जीरो कूपन बॉन्ड याद करो, मैंने कहा था सेक्शन 112 की प्रोविजो, कैपिटल गेन 112 की प्रोविजो। अब ये 112 की जो प्रोविजो निकल के आती है उसके अंदर मैंने कहा था लिस्टेड सिक्योरिटी जीरो कूपन बॉन्ड वाले केस में 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और ये 10% बिफोर इंडेक्सेशन विच एवर इज लेस। मुझे नहीं पता आपको ध्यान आएगा, जो आपके मुझे चेहरे हालात लग रहे हैं ना, ये आपके चेहरे देख देख के मुझे डर लगता है।
लास्ट सेशन के अंदर भी लग रहा था, आज भी डर लग रहा है मुझे। ठीक है जी, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये रिवीजन कर लेना भाई मेरे, कि बिना बात के मुझे गालियां निकालते रहो। ये सारी बातें हमने क्लास के अंदर पढ़ी हैं, जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की है, कहीं से ही पढ़ा है, वो भी रिवीजन कर लेना, तभी सेशन लेने का फायदा है मेरे। नहीं तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बोलता रहूंगा और फिर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इससे बेटर के पहले रिवीजन करो, रिवीजन करो और सेशन फिर देखोगे ना, फिर कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा, आप कहोगे अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 112 की प्रोविजो का है, सेक्शन 112 की प्रोविजो। उसमें था लिस्टेड सिक्योरिटी जीरो कूपन बॉन्ड, उस केस में क्या था, 20% आफ्टर इंडेक्स, 10% बिफोर इंडेक्स, विच एवर इज लेस, ये ऑप्शन होता है। देखो ये 20 आफ्टर इंडेक्स, 10 बिफोर इंडेक्स, विच एवर इज लेस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 50C याद आ रहा है कौन सा है? 50C लैंड और बिल्डिंग पे। याद करो, अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सेल प्राइस के 105% से भी ज्यादा होती है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस मान लेते हैं। हाँ हाँ सर याद आ गया, 50C तो किस पे लगता है? वो कह रहा है 50C किस पे लगता है? लैंड और बिल्डिंग पे लगता है। तो बताओ, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है सर, ये नहीं हो पाएगा। गलत जवाब दे गया मेरा। ठीक है जी, तो ये 50C हमारा लगता है लैंड और बिल्डिंग पे लगता है, और किसी पे नहीं लगता, मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था। आगे देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? कैश गिफ्ट फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट फ्रेंड और मैरिज एनिवर्सरी। याद करो, मैरिज पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, मैरिज पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। अगर मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिलेगा, एग्जम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल किस साइड में? अदर सोर्स में। तो उसने ये तो पूछा है, अदर सोर्स में कौन सी चीजें टैक्सेबल होंगी? ये कैश गिफ्ट जो मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर मिल रहा है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हेमंत होल्ड 100 शेयर ऑफ गोल्ड लिमिटेड, ए डोमेस्टिक कंपनी, ही हैड बीन पेड डिविडेंड ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 1920, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115O विल बी। अब याद करो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो इफेक्टिव रेट है, जो जून 20 और दिसंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, वो कितना है? 20.555। तो ये आज से 5 साल पहले का क्वेश्चन है। ये चारों आंसर गलत है जी, ये चारों आंसर गलत हैं। अब यहां पे क्या आएगा? अब सोच के बोलना, यहां पे कंपनी डिविडेंड काटती है ना, कंपनी सीडीडी काटती है सर, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है, कंपनी सीडीडी काटती है। तो कंपनी अब किस रेट से काटेगी? 20.5 इससे काटेगी। तो ये 10,000 रुपए का इतना परसेंट निकाल लोगे तो भैया इतने वैल्यू से सीडीटी कटेगा, ये बात ध्यान देना। तो अब लेटेस्ट आंसर जो बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ये पुराने आंसर है, इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना। ठीक है जी, आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 61। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1920 बासु वॉन 4 लाख फ्रॉम ए मोटर कार रेस। हनी मोटर कार रेस लिखा है या मोटर कार रैली? मोटर कार रैली, रेस नहीं लिखा। अब कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, इसको कैजुअल इनकम समझते हैं। कैजुअल इनकम नहीं है सर, ये मोटर कार रैली है, उससे इनकम आई है, तो ये कैजुअल इनकम नहीं है, ये नॉर्मल इनकम है। तो इससे इनकम कितनी है? 4 लाख रुपए। उसमें कह रहे हैं पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 1.5 लाख रुपए। अब सोच के बोलना, मोटर कार रैली से इनकम आ रही है 4 लाख रुपए और पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया 1.5 लाख रुपए, तो इनकम कितनी बची? 2,50,000, क्योंकि 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख बची, तो भैया 2.5 लाख तो इनकम एग्जम्प्ट है ना। उसने मुझसे पूछा क्या है, कह रहा है नेट टैक्स कितना आएगा? भैया नील आएगा। और देखो मैंने क्या लिखा, अगर यहाँ पे रेस लिखा होता, अगर मोटर रेस लिखा होता ना, मोटर कार की रेस, तो रेसी से आने वाली इनकम कैजुअल इनकम बनती है, फिर डिडक्शन नहीं मिलती, फिर फुली टैक्सेबल हो जाती। ठीक है, बट उसने मोटर कार रैली की इनकम लिखा है, नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम में डिडक्शन मिलेगी, इनकम 2.5 लाख तक बची, टैक्स आपका नीला जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। हाँ जी, घोड़े वाले बिजनेस। याद करो, अभी मैंने आपको सेशन के अंदर करवाया भी था, जो आधे घंटे का सेशन था, सेट ऑफ का चैप्टर। घोड़े वाले बिजनेस से आने वाला लॉस किस इनकम से खत्म होगा? घोड़े वाले बिजनेस की इनकम से खत्म होगा। तो ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द सेम एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रहे हैं? कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ, सारे नहीं कह रहा, कुछ समझ में आ रहे हैं। जो जो समझ में नहीं आ रहे, एक बार पहले सेशन के बाद खुद सारे करके देखना, फिर समझ में नहीं आ रहे, फिर दोबारा दोस्त से पूछना, उसको भी समझ में नहीं आ रहे, फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगले सेशन से पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, बट बीच में मैं सेशन नहीं बता, बीच के अंदर नहीं बताऊंगा सर, बीच में नहीं बताऊंगा, बता पाऊंगा आपने सेशन खत्म होने के बाद जो भी कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस आए होंगे उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। बट पहले आपने खुद ट्राई करने हैं, दोबारा ट्राई करने हैं, फिर नहीं होंगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखो जी। AHUF नोट सब्जेक्ट टू द टैक्स ऑडिट इन द अर्लियर ईयर पेइंग फीस ऑफ 35,000 टू ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। बच्चा कह रहा है यहां तो टीडीएस कटेगा ना, एक आपने 194J हमें बताया था, प्रोफेशनल फीस 30,000 से ऊपर हो तो टीडीएस कटता है। सर यहां पे आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, वो कह रहे हैं HUF है, उसका ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो याद करो मैंने आपको कहा था कि अगर इंडिविजुअल HUF होते हैं ना, वो टीडीएस सिर्फ तब काटते हैं अगर उनका ऑडिट कंपलसरी हो, तो इसका ऑडिट कंपलसरी है ही नहीं, तो टीडीएस तो कटेगा ही नहीं।
तो नो डिडक्ट टीडीएस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, जोन एंगेज इन फर्टिलाइज ट्रेड रिसीव रेंट बाय सब लेटिंग। लो जी, सब लेटिंग की इनकम, लेटिंग आउट की इनकम कहां आती है? हाउस प्रॉपर्टी की। लेटिंग आउट की इनकम कहां पर आती है? हाउस प्रॉपर्टी की। और अगर इनकम सब लेटिंग से आ रही है तो वो इनकम कहां जाएगी? अदर सोर्स में। तो सब लेटिंग की इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आपका आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद एक सेक्शन 115E है, ये क्वेश्चन ही गलत है जी, ये क्वेश्चन गलत है। अब इसको काट देना, यहां से काट देना। ये क्वेश्चन ही गलत आया हुआ था, रेजिडेंट था, जबकि कॉन्सेप्ट नॉन रेजिडेंट का था, और एनआर की टैक्सेशन आपके सिलेबस के अंदर पूरी नहीं है, तो ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, इसको काट देना। द टाइम लिमिट फॉर रिवीजन बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 264। याद करो, अभी हमने 2 दिन पहले अपील वाला चैप्टर किया है, 2 दिन पहले अपील वाला चैप्टर किया है, उस सेशन को खोल के देख लेना। उसमें मैंने कहा था रिवीजन 2 तरह की होती है, 263 की और 264 की। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा। 263 की रिवीजन किसके लिए होती है? इनकम टैक्स वालों के लिए। 264 की रिवीजन किसके लिए होती है? डिपार्टमेंट के लिए। और अगर डिपार्टमेंट, सॉरी, 263 की रिवीजन किसके लिए होती है? डिपार्टमेंट के लिए। 264 होती है असेसी के लिए। अब अगर असेसी की रिवीजन होगी तो रिवीजन कितने टाइम के अंदर ऑर्डर पास करती है? 1 साल। तो उसने मुझसे वही मांगा है, रिवीजन का जो ऑर्डर होता है 264 में कितने टाइम के अंदर आता है? आंसर इज 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद ये ट्रांसफर प्राइसिंग, ये चैप्टर ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कितने साल के वैलिड होते हैं? 5 साल के लिए। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 5 साल के लिए आपका न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, ओल्ड सिलेबस के अंदर है। सेक्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 68 वेल्थ टैक्स का है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वेल्थ टैक्स डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 69 वेल्थ टैक्स का है। क्वेश्चन नंबर 70, ये 70 हमारा है एक सेक्शन 115 बीबीडी, आपने पढ़ा होगा अदर सोर्स के अंदर। याद करो, मैंने कहा था कि अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनी को, और ऐसी डोमेस्टिक कंपनी को जिसने फॉरेन कंपनी में 26% और मोर वोटिंग पावर होल्ड की है, तो डिविडेंड टैक्सेबल होगा 15% से। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये सेक्शन हमने 115 बीबीडी किया था अदर सोर्स के अंदर, जिनका अदर सोर्स हो चुका है। तो 115 बीबीडी अदर सोर्स के अंदर आएगा। कितनी वोटिंग मैंने बोली है? 26%। तो वो यही कहना चाह रहा है कि शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए डोमेस्टिक कंपनी की? 26%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर ये तो हमें सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन देखने आएंगे फिर तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कहां कहां से बने हैं। क्वेश्चन सब आपके सिलेबस के अंदर से बने हैं, सारा कुछ हमने क्लास में किया है, और जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की है, जिन्होंने कहीं से भी कोचिंग लिया, उन्होंने भी पढ़ा होगा। ठीक है, टेंशन मत लो। रिवीजन क्लास यार 18 घंटे की जीएसटी की, 19 घंटे की इनकम टैक्स की। अगर आप 37 घंटे भी अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते ना, फिर आप ये मत बोलो कि पेपर बाहर से आया। और इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने 37 घंटे की रिवीजन क्लास अगर देख ली, अगर फिर ये क्वेश्चन समझ में ना आए ना, फिर आप मुझे बोल देना। यार रेगुलर बैच की तो बात बहुत दूर की बात है, उसमें तो पता नहीं कितने घंटे की क्लास होती है, उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर चले जाते हैं, बट कम से कम रिवीजन क्लास तो देख लो। वो तो यूट्यूब पे आपके लिए पड़ी है, वो भी नहीं आप देख पा रहे, और अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए आओगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मैंने वो पहले सेशन के अंदर भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप पूरी फैमिली से कि 37 घंटे की रिवीजन क्लास चाहे डेली 3-3 घंटे करके देखो, 4-4 घंटे करके देखो, कैसे भी देखो, बस जरूर देख लो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। बाकी आप चेक कर लो, ये पार्ट नंबर बी, ये सर्विस टैक्स वैट का है जी, ये सर्विस टैक्स वैट का है, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, अब तो हमारे सिलेबस में जीएसटी है, सर्विस टैक्स वैट खत्म हो चुका है, तो हमारे क्वेश्चन 17 थे। तो फाइनली अब जाके एक पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया विद अमेंडमेंट, विद रिवाइज आंसर। जो आईसीएसई के आंसर गलत थे वो भी मैंने सही करवा दिए। अब इन 70 क्वेश्चन में कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है, किसी भी तरह का आपके मन में डाउट आ रहा है, प्लीज मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी। और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा क्वेश्चंस देखना, फिर भी नहीं आ रहे फिर दोबारा दोस्तों से पूछना कि भाई तुझे आया, उसको भी नहीं आया फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। और बिना बात के डिसलाइक करके मत जाना नालायकों, अगर समझ में नहीं आया। ठीक है ना। अब मैं आप खुद बताओ कि कैसे प्रोविजन कराऊं। अगर मैं एक एक क्वेश्चन में पूरा पूरा प्रोविजन बताने लग जाऊंगा तो दिन में हम 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे या 5। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोविजन बता दूंगा, 5 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, 1000 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं सर। ठीक है, तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 37 घंटे की रिवीजन क्लास देख लेना। और अगर आप 37 घंटे की रिवीजन क्लास देख लोगे, आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, इतना आपका भाई गारंटी दे रहा है, कम से कम इतनी बात तो मान लो। ठीक है जी। और बाकी एग्जाम पोस्टपोन का हमें पता लग गया सर, जैसा भी है
हमें बस अपनी तैयारी करनी है, दिल लगाकर तैयारी करो, सच्चे दिल से तैयारी करो, एफर्ट्स अपने दिल से पूरे लगाओ, बाकी जो होगा अच्छा होगा, भला होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। हमें अपने एफर्ट्स पूरे लगाने हैं, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब हमारा सेशन फिर परसों होगा, उसके अंदर फिर अगले पेपर के 35 क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले मैं आपके डाउट्स डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे डाउट्स पूछोगे, ताकि उस डाउट्स को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारे लाइक दो। बाकी डिसलाइक करने वाले अपना फर्ज निभाते हैं, उनको उनका फर्ज निभाने दो। एक दिन वो भी बोलेंगे हम यहाँ पे पढ़ने ही आते थे, हम यहाँ पे कोई ड्रामेबाजी करने नहीं आते, कोई टिकटॉक पे वीडियो बनाने नहीं आते, कोई मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। नालायको, इन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मेरे ख्याल से तो अच्छा काम होता है, आपके हिसाब से खराब काम होता होगा, वो आपके थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच अगर आप डिसलाइक करते हो। बाकी लव यू सो मच यार, जय हिंद, वंस अगेन, जुड़े रहो और बहुत आगे जाना है हमें। थैंक यू सो मच।